हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और बेसिकली मैं आपको आज बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही क्यूट सा और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके जब कॉर्पोरेट लाइफ में काम करोगे या जब भी कोई भी आप पेपर दोगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आप वैसे यहाँ पर एएस पढ़ोगे, आप ग्रुप 2 के अंदर जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इंडेस पढ़ोगे, और फाइनल में जाकर के पूरा एक पेपर सेपरेट है, वहां पर आप इंडेस पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये टॉपिक बड़ा काम आने वाला है। यार देखो क्या है, पहले मैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर मैं अपना ज्ञान दे देता हूँ जो हमारी जरूरत, जो हमारे काम की बात है। हम लोगों ने प्रॉमिस किया है आपसे कि दिसंबर 2025 के लिए जो आपका अटेम्प्ट आने वाला है, उसके लिए बेसिकली फास्ट ट्रैक आपके लिए टोटली फ्री है, हम देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि फास्ट ट्रैक के अंदर आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ही कवर करवाए जाते हैं, तो हम डेफिनेटली उन्हीं को कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि जो बेसिक जो आपका अकाउंट है, जो बेसिक आपकी अकाउंटिंग है, जिससे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, वो डेफिनेटली आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके नॉलेज के पर्पज से भी, आपके इंटरव्यूज के पर्पज से भी, जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो उसके पर्पज से भी, और आप जब जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तब तब इस फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की बड़ी नीड होती है। इसी नीड को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक का मैंने पार्ट ना बनाते, वैसे बेसिकली इसको फास्ट ट्रैक का मैं पार्ट नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये 11th वाला बच्चा हो उसके लिए भी रिलेवेंट है, 12th वाला बच्चा हो उसके लिए भी ये टॉपिक रिलेवेंट होता है, फाउंडेशन में आएगा तो मोर रिलेवेंट होता है, और जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो आपके लिए भी मोर इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस फाइनल में जाकर के बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन जब जब आप अकाउंट पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए इस टॉपिक को मैंने कवर कराना ज्यादा उचित समझा, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या कहने वाला हूं मैं आपसे, आपका जो फास्ट ट्रैक है वो टोटल फ्री आने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नंबर 6 का। और इसकी टेस्ट सीरीज भी आएगी, यानी कि आपको पढ़ने के लिए टेंशन नहीं लेना, हम कराते हुए जा रहे हैं, आपको करना है। और कोर्स आपको टाइम से पहले मिल जाएगा फास्ट ट्रैक, क्योंकि 1 महीने पहले कंप्लीट होता है, तो डेफिनेटली आपके एंड ऑफ अक्टूबर तक फास्ट ट्रैक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली इस फंडामेंटल अकाउंटिंग को मैं ले रहा हूं, ये फास्ट ट्रैक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ले रहे हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जैसे ही आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आपके एग्जाम ओरिएंटेड का जो कंटेंट है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? ट्रांजैक्शन। और जो ट्रांजैक्शन में भी बात कर रहा हूं मैं, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मैं बेसिकली एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन में भी किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। जब हम एक्सपेंडिचर को देखेंगे, तो एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें सबसे पहले इसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड, इसका हम डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और लास्ट में हम इसका डालेंगे क्या बेटा? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बेसिकली जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालते हैं, तो बेसिकली आपको 3 फैक्टर दिमाग में रखने पड़ते हैं। सबसे पहले, यदि उसका क्लासिफिकेशन होता है तो आपको सबसे पहले उसको क्लासिफाइड करना है। देन उसके बाद आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालोगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालेगा। देन उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आने बाद प्रेजेंटेशन, यानी कि मैं कहूं तो उसका इंपैक्ट ऑन फाइनल अकाउंट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। साथ के साथ कुछ इसमें मटेरियलिटी है, या उसके अंदर हम कहें तो डिस्क्लोजर है, कुछ करना है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। जब हम एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली एक्सपेंडिचर हमारा 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का है या फिर ये आपका रेवेन्यू नेचर का है।
ठीक है। मैं क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू या थोड़ा नोट डाउन करके समझाना चाहता हूँ, बट मैं लिटरेचर नोट नहीं कराऊंगा। जितना मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे नोट करवाना चाहिए, मैं डेफिनेटली उस चीज को यहाँ पर लेकर के चलूंगा। क्योंकि एफए आपको पता है कम से कम एफए को कराने के लिए आपको 9 मंथ का टाइम चाहिए होता है, लेकिन हमें इसको 3 महीने में खत्म करना है, तो इसलिए हमें 6 मंथ का हमने टाइम कम किया है। इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इन चीजों से बचा जाए। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर देखना है और फिर एक्सपेंडिचर का आपको क्लासिफिकेशन करना है कि ये एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू नेचर का है या फिर ये आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का है। ये डिसाइड होने के बाद फिर आप अकाउंटिंग की तरफ जाओगे। ये होने के बाद आप अकाउंटिंग की तरफ जाओगे, क्योंकि कैपिटल नेचर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिफर है किससे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि यहां पर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अलग लेवल पर होगा। वहीं पर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, फाइनल अकाउंट पर रिफ्लेक्शन अलग आएगा, और वही उसके रेस्पेक्ट में डिस्क्लोजर भी अलग दिए जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गई, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि भैया जो हमारे पास खर्चे हैं उन खर्चों का उन खर्चों का क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है। उन खर्चों का बेटा क्या क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो खर्चा दे रखा है वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है। यानी कि ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का माना जाए या फिर ये खर्चा आपका कैपिटल नेचर का माना जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये डिसाइड होने के बाद, ये क्लासिफाइड होने के बाद हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसकी बात करेंगे। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेसिकली इनके ये आपके एएस के बारे में बताता बेसिकली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले कि भैया जो एक्सपेंडिचर है, जो क्लासिफिकेशन है, वो क्यों जरूरत पड़ी। यानी मैं कहूं तो यहां पर आकर के ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भैया ऐसी क्लासिफिकेशन करने की हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमें किसी खर्चे को पहले ये क्लासिफाइड करना पड़ रहा है कि भैया कि इसके रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का है। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो तीन हमारे पास यहां चीजें देखने को मिलती हैं। कितनी चीजें मिलती है मेरे बच्चे? तीन चीजें आपको यहां पर देखने को तीन चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीजें बताओ? पहली चीज तो आपके पास ये है, फोर करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप करेक्ट की जगह चाहो तो प्रॉपर कर लो, टू प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सेकंड सेकंड प्रॉपर ऑपरेटिंग कैलकुलेशन या ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, यानी कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट की बात करता है। हमें खर्चों का क्लासिफिकेशन क्यों करना है? क्योंकि यदि ये डिसाइड नहीं होगा कि खर्चा कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है तो आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों तरीके के खर्चों का हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। सिमिलरली उसी के आधार पर हम देखें, उसी को दिमाग में रखें, तो रेवेन्यू नेचर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, साथ के साथ उसका डिस्क्लोजर और फाइनल अकाउंट पर इंपैक्ट भी अलग है। तो हमने क्या किया, यदि ये क्लियर हो गया कि रेवेन्यू का है तो उसकी अकाउंटिंग भी अलग होगी। प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए पहले हम क्लासिफिकेशन चाहिए। दूसरा,
हमें सही प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हमें खर्चों का सही से बाइफरकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो उसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा। कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसका इंपैक्ट आएगा, बट कितना आएगा वो डिपेंड करेगा उसके यूटिलाइजेशन के आधार पर। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है। तीसरा, यदि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है तो उसका प्रेजेंटेशन कहां कहां होगा, उसका बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट आएगा, साथ के साथ हम उसके बारे में क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे, इस बात की भी यहाँ चर्चा की गई है। ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया था कि भैया हम बात यहां कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये ऑब्जेक्ट क्या है, और तीसरा ये है कि हम जब बात करेंगे कि भैया क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जब हम ये करेंगे तो हमें यहां दो चीज मिलेंगी। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर कब माना जाएगा और रेवेन्यू नेचर खर्चा कब ट्रीट किया जाएगा, इस बात की क्लियरिटी से पहले मैं आपको मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, और तीसरा होता है हमारे सामने, तीसरा जो कंसेप्ट हमारे पास होता है अक्रूअल कंसेप्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। मैंने आपको जो कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि ये जो आपके कंसेप्ट है, जो कन्वेंशंस हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हमें डायरेक्टली इनका इम्पैक्ट दिख नहीं रहा होता है, लेकिन जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालोगे तो तीनों के तीनों कंसेप्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बार फटाफट से आपको गो थ्रू करा रहा हूं, मैंने क्या क्या बताया था। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है जो रेवेन्यू आपका आया है उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, यानी कि जो रेवेन्यू है उसके इक्वल में आपको बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा कि जो पैसा आया था, जो रेवेन्यू हमने कमाया, वो कहां पर गया, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ठीक है, हमें वहां पर देखना पड़ता है। ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट था कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो बेसिकली जो अकाउंटिंग होती है वो 12 मंथ फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो बेसिकली आपको अकाउंटिंग पीरियड यही रखना है। तीसरा, अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, आपका खर्चा जैसे इनकम हुआ, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ, आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है, वो मिला है या नहीं मिला है, या पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, उसको आपको इरिलेवेंट रखना है, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही आपको रिकॉर्ड कर लेना है। क्रेडिट मतलब ड्यू बेसिस पर। ठीक है ना। तो जैसे ही खर्चा अक्रू हुआ, जैसे ट्रांजेक्शन अक्रू हुआ, आपको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे उसका कैश पर इंपैक्ट आया हो या नहीं आया हो। कैश का इंपैक्ट मतलब चाहे पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है, चाहे पेमेंट हुआ है चाहे नहीं हुआ है। मेरी बात क्लियर है, तीनों बात याद रहेगी, क्योंकि तीनों चीजें कहीं ना कहीं यहां पर रिलेवेंट हैं, यहां पर कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, हम सबसे पहले देखेंगे खर्चा है। जैसे खर्चा होता है तो हम उसके अंदर तीन चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। कितनी चीजें मेरे बच्चे, तीन चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन चीजें बताओ। आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या जो खर्चा है उसका बेनिफिट ओवर द, या कहें तो बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्या ये है। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो खर्चा है वो नॉन रिकरिंग नेचर का है। और तीसरा फीचर जो है इसका, वो ये बोलता है कि क्या देखो अफेक्टेड ऑफ एनी असेट्स,
यदि इनमें से कोई सा भी फीचर आपको दिख रहा है तो समझ लो सच एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर ट्रीटेड या क्लासिफाइड, क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ये बेंचमार्क नहीं है कि ये तीन फैक्टर होना जरूरी है, आपको उस खर्चे को एनालाइज करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर को दिमाग में रखते हुए, तब जाकर के डिसाइड हुआ कि ये जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। अभी हम एग्जांपल देंगे, टेंशन ना लो, अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, फिर चीजों को बात करेंगे। पहले मैं इन तीन फैक्टर को समझ लेता हूं। बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली आपका जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की जो एक कंसेप्ट है, इसको कंसीडर करता है। वो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी आपने खर्चा किया किसी भी चीज पर, यदि उस खर्चे का जो फायदा है वो आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है। एक साल का मतलब 12 मंथ नहीं लेना है, एक साल का मतलब बेसिकली आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है ना, आपका ये मोर देन अकाउंटिंग पीरियड है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, तो समझ लो वो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन ना लो। दूसरा नॉन रिकरिंग नेचर का, वो खर्चा बार बार ना हो रहा हो, रिपीट ना हो रहा हो। जैसे हम सैलरी देते हैं तो सैलरी हर महीने क्या होनी करनी पड़ती है, हमें ड्यू करनी पड़ती है, हर महीने पेमेंट करना पड़ता है। तो ये रिकरिंग बेसिस पर हो रहा है, ये रिकरिंग बेसिस पर नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? कभी कभार होंगे। क्या सर ये हर साल हो सकते हैं, बट नॉर्मली इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ठीक है ना, ये कभी भी होता है, डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो वर्थ है उसको बढ़ाने के लिए, आपको मोर देन बेनिफिट बनाने के लिए आपको खर्चों करना पड़ता है, इसलिए ये खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। तीसरा, अफेक्टेड ऑफ एनी असेट्स, ना तो वो मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट दे रहा है, ना ही वो नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी असेट्स की वैल्यू को और उसकी वर्थ को और उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चे? उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। तो भी वो खर्चा कैपिटल नेचर का होगा। और ऐसा खर्चा जो आपका कैपिटल नेचर का नहीं है, वो खर्चा कहलाएगा आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अदर देन, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ऑफ एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं क्या? रेवेन्यू का मतलब ट्रांसफर टू पी एंड एल। कैपिटलाइज का मतलब होता है ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जब जब मैं ये बात बोलूंगा कि खर्चा कैपिटलाइज हो गया, वो ये समझ लो कि बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में आपकी असेट्स जाती हैं या फिर लायबिलिटी, और खर्चा यदि बैलेंस शीट में जा रहा तो इसका मतलब वो असेट्स होगी। क्या होगी मेरे बच्चे? असेट्स होगी। इस चीज को मैं वन बाय वन करके एग्जांपल देके समझाऊंगा। पहले हमारे स्टडी मेट के अंदर जो लिटरेचर नोट हो रखा है, पहले हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम इस पर आगे आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पहले हम स्टडी मेट की तरफ चलते हैं कि स्टडी मेट में क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेटीमेट क्या बोलता है? कि ये बोलता है कि भैया देखो, दोनों में डिस्टिंक्शन होना जरूरी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांजैक्शन कैपिटल रेवेन्यू नेचर इज वन ऑफ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉपर तभी कर पाओगे जब आप खर्चे को वाइफरकेट कर लोगे, क्लासिफाइड कर लोगे। यदि क्लासिफाइड नहीं हुआ तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल अलग हैं, दोनों के रूल ही अलग हैं, तो वहां पर आपका रिफ्लेक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या है? ये फंडामेंटल इसकी रिक्वायरमेंट है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट विदाउट दिस विंग डन प्रॉपरली, यानी कि आपको इसका क्लासिफिकेशन करते समय वी केयरफुल, आपको होना पड़ेगा इस चीज के लिए। यदि आपने केयरफुली इस ट्रांजेक्शन को नहीं देखा तो आपके ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्डिंग है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो कहीं ना कहीं गलत मैनर में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आराम से देखना है। द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग गेट्स अफेक्टेड, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और
पीरियडिसिटी मतलब अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो बात कर रहा है ना 12 मंथ वाला, ये आपके अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पे चलता है, अक्रूवल बेसिस पर भी चलता है, और मैचिंग कंसेप्ट पे चलता है। मैचिंग कंसेप्ट का बेसिकली तो मैंने बताया कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, बट हम जब इसको प्रैक्टिकली बात कहें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस प्रपोर्शन में इसको हमें फायदा मिल रहा है इस खर्चे का, हमें उस साल का खर्चा उसी प्रपोर्शन में रिकॉर्ड करना है। मैं इसका एग्जांपल एक थोड़ा सा आपके लिए समझा दूं, तो डेप्रिसिएशन, हम कोई मशीन खरीदते हैं, उस मशीन की वैल्यू मान लो 5 साल है, कितनी बेटा 5 साल, हमने 5 लाख खर्च कर दिया। हम ये देखते हैं कि इस मशीन का हम 1 साल में कितना यूज कर रहे हैं। हम बेसिकली तो ये मान लेते हैं 5 साल लाइफ चलेगी, 5 लाख है तो बराबर बराबर कर दो। लेकिन नॉर्मल चीजों में ऐसा नहीं होता, हर चीज में ऐसा नहीं होता, हर असेट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा एक सेकंड, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ना। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब बताता जिस प्रपोर्शन में आप इनकम जनरेट कर रहे हो उस रिसोर्सेज से, तो उस रिसोर्सेज पर उसका खर्चा भी आप उसी प्रपोर्शन में करना, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में, बट अभी इतना समझ लो कि जो हमने इनकम कमाई है उसका वाइफरकेशन जो होता है कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, वो उसका ही होता है मैचिंग कंसेप्ट की वजह से। पर आगे क्या बोला गया है, बोला गया कि इसके ऑब्जेक्ट क्या बताओ, प्रॉपरली क्लासिफाइड करना पड़ेगा, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट है इसको क्लासिफाइड करने की, मतलब प्रॉपर आपको अकाउंटिंग करनी है, ट्रू आपको ऑपरेटिंग रिजल्ट निकालने हैं, मतलब आपको सही प्रॉफिट लॉस निकालना है, और फाइनेंशियल पोजीशन इसकी सही बतानी, बैलेंस शीट में इसका रिफ्लेक्शन सही जाना चाहिए। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में बात बताता है। अब कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, क्लियर कट लिखा हुआ है भैया, आपको क्या करना है, आपको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा खर्चा कैसा, उस हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या खासियत है वो यहां बताया गया है, क्या लिखा गया है कि रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी इंजॉयड वाई एन एंटिटी ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल से ज्यादा उसका हम फायदा ले रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है ना। पहला तो यानी कि कहने का मतलब वो वाला खर्चा उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलना चाहिए। ऐसा असेट्स के केस में ही होता है, रेवेन्यू नेचर में नहीं होता है, ठीक है ना। रेवेन्यू मतलब है आज का हमने कोई चीज खर्चा किया और आज ही उसका बेनिफिट मिल गया, कल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आपने कुछ सैलरी, आप काम करते हो तो आपने इस महीने काम किया तो सैलरी इस महीने की मिल जाएगी, क्या इस महीने काम किया अगले महीने फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी बात क्लियर है। तो यानी कि जिस महीने आपने काम किया उसका पेमेंट दे रहे हो तो आपका रेवेन्यू है, यदि आपने आज मेहनत की है उसका फायदा 2-3 साल तक मिलने वाला है, तो वो खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का ना होगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन बी नॉन रिकरिंग इन नेचर, कि बार बार नहीं होते खर्चे, कभी कभार ही होंगे, ये बात बोलता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस व्हेन द असेट्स और सर्विस एक्वायर्ड और इंप्रूवमेंट ऑन फिक्स असेट्स इज अफेक्टेड। कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा कोई भी खर्चा जो कि फिक्स्ड असेट्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, असेट्स की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, तो कैपिटलाइज होगा, ठीक है ना। तो यानी वो कैपिटल नेचर का होगा। दीज असेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो असेट्स पर इंपैक्ट आया है उस खर्चे का, मोर देन बेनिफिट भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस असेट्स पर इंपैक्ट आया है वो आपकी रीसेल के लिए नहीं होनी चाहिए। रीसेल का मतलब है ऑर्डिनरी बिजनेस का आइटम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कोई स्टॉक के लिए खर्चा किया है, इन्वेंट्री जो बनाते हो माल बेचने के लिए, आपने उस इन्वेंट्री पर कोई खर्चा किया है, उसका खर्चा आपको हो सकता है कि उसकी वैल्यू की वजह से स्टॉक की वैल्यू अफेक्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि वो स्टॉक अभी बिक जाएगा, तो बोला गया कि जो इसका इंपैक्ट खर्चे का जो अफेक्ट है असेट्स पर, उस असेट्स का नेचर रीसेल वाला नहीं होना चाहिए, यानी ऑपरेटिंग वाला नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग मतलब आपको उसको बार बार बना रहे हो बेच रहे हो, बना रहे हो बेच रहे हो। यदि ये असेट्स जो आपका जो अफेक्शन है वो किसी फिक्स असेट्स पर होना चाहिए, ऑपरेटिंग असेट्स पर नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई खर्चा किया है वो किसी असेट्स को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो असेट्स को अफेक्ट कर रहा है वो असेट्स कहीं ऑपरेटिंग नेचर की तो नहीं है, कहीं वो रीसेल के लिए तो नहीं रखी हुई है, तो उस केस में आपका एक कैपिटलाइज नहीं होगा, ये खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसी चीज को, एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एवीसी लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
फॉर ऑफिस पर्पज। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। यदि एग्जाम्पल समझ में आएंगे तो समझ लो चीजें आपकी बड़ी आसान होने वाली है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने खर्चा किया है। अब इस खर्चे पे क्या है, हमने ईयर 1 में इस पर हमने 50 लाख खर्च कर दिए। ईयर 2 में हम लोगों ने इस पर मान लो सेकेंड ईयर के अंदर हम लोगों ने इस पर 30 लाख खर्च कर दिए। ईयर 3 में हमने यहां खर्च कर दिया कितने का, 40 लाख रुपए का। टोटल एक्सपेंडिचर इस बिल्डिंग पर होगा कितने का, 80 4 120 लाख। मेरी बात क्लियर, एक खर्चा हुआ है। अब देखो जो हम एक खर्चा कर रहे हैं, इससे जो बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है बेटा, बिल्डिंग। क्या इसका बेनिफिट, जो इसका बेनिफिट है, क्या वो मोर देन पीरियड है, बोलो ना। क्या इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट है, क्या मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, बिल्कुल है। क्या इससे कोई असेट्स क्रिएट हो रही है, बिल्कुल असेट्स भी क्रिएट हो रही है, बट में ये बेनिफिट मोर देन अकाउंटिंग ईयर है। तो बताओ क्या ये जो बिल्डिंग में बना रहा हूं, आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या इससे कोई असेट्स अफेक्ट हो रही है, बोलो बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है, बिल्डिंग अफेक्ट हो रही है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग है वो यूज में क्या है, क्या रीसेल के लिए है या फिर इसका हम खुद ही बेनिफिट लेंगे। तो हमें पर्पज दिख रहा है कि ऑफिस पर्पज के लिए है। जो हमने बिजनेस चला रखा है उस बिजनेस का ऑफिस वहां पर हम सेटअप करने वाले हैं। तो ये भी पता लग गया कि इस बिल्डिंग का, इस असेट्स का बेनिफिट भी हमारी कंपनी लेगी। तो इसका मतलब मोर देन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट है। तो ये आपकी कैपिटल नेचर की है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। इसका बेनिफिट कब मिल रहा है, बताओ कितना मिल रहा है, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए। आपको जरूरत नहीं थी, यही समझ सकते हो। बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बाय एंटिटी। मेरी बात क्लियर है। तो ये बेटा क्या होगा बताओ, कैपिटल नेचर का। ठीक है, मैं सेम दूसरे यही एग्जांपल लेना चाहता हूं वैसे। इसका दूसरा पार्ट कर देता हूं मैं। यही एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड है, कंस्ट्रक्ट ऑफ बिल्डिंग एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर सेल। एबीसी लिमिटेड ने अभी भी बिल्डिंग बनाई है, लेकिन जो बिल्डिंग बनाई है उसका जो मोटिव है वो उसको कॉमर्शियल पर्पज के लिए बेचना है। तो मैं ऐसा कह दूं, इस केस के अंदर एक्सपेंडिचर अफेक्ट बैलेंस ऑफ असेट्स, बट सच assets created for resale, यानी कि दैट इज इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस। भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं और बेच देता हूं, या मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं और भाड़े पर चढ़ा देता हूं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है। भाड़े पे चढ़ा रहा हूं तो भी कैपिटल नेचर का है क्योंकि मैं ही यूज कर रहा हूं, बस मैंने बिजनेस बना रखा है। एक होता कि मैंने बिल्डिंग बनाई खुद ही यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने ऑफिस के लिए है, रेंट पर उठा रखी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यदि मैंने भाड़े पर चढ़ा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाता है, मैंने बिल्डिंग खुद ही यूज बिजनेस के ऑफिस में कर रहा हूं, तो मेरी वो कैपिटल बिल्डिंग बन जाती है, और मैं उस बिल्डिंग को बना करके बेच रहा हूं एज ए कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बेच रहा हूं, मैंने बेचने के लिए बना रहा हूं, तो वो मेरा ऑपरेटिंग कहलाएगा, इन्वेंट्री एंड स्टॉक कहलाएगी, वो करंट असेट्स की डेफिनेशन में चली जाती है। तो उस केस के अंदर दैट इज इन दैट केस इन दैट केस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के खर्चे में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको हर फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल लेंगे, टेंशन ना लो, स्टडी मेट में जितने भी एग्जांपल्स हैं, सारे सारे एग्जांपल्स अब ये लेने वाले हैं। नीचे इसका डिफरेंस भी दे रखा है, बट मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। यदि बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया तो समझ लो, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा।